नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। एडिशनली एक चीज़ आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे फेसबुक और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं सो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखे हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि रिवीजन के लिए हैं। ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे और इनका एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देंगे। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए उस वीडियो का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा आप। ठीक है, सो पहला प्रश्न है प्रकाश का वेग कितना होता है। सो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सबसे कमज़ोर बल का उदाहरण गुरुत्वाकर्षण बल। भारत में प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में स्थापित किया गया था और किस राज्य में है, वो महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहुसी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज में स्थित है। गेटवाइजेशन का संबंध क्या है? सो गेटवाइजेशन बेसिकली हसीकरण का जो कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड है ये। और इसमें क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर रिलीजन की संख्या बढ़ जाती है ना, तो उसे गेटवाइजेशन वर्ड से कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 होते हैं। हमने एडिशनली संज्ञा के बताए थे आपको, संज्ञा के 3 होते हैं। ठीक है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में। वर्ष 2011 की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाला कौन सा राज्य था? तो नागालैंड था। ठीक है, बाण सागर परियोजना कहाँ पे है, किस नदी पे स्थित है? तो उसके लिए जो करेक्ट आंसर था सोन नदी पे स्थित है। ठीक है, वर्ष 2019 में भारत भारती पुरस्कार किसको दिया गया है, किनको दिया गया है? तो डॉक्टर उषा किरण खान, जो कि बिहार के रहने वाली, उनको दिया गया है। ठीक है, एडिशनली दोस्तों आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई एडिशनल फीडबैक है तो आप कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी शिकायत भी है कि आप शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आज के कुछ नए प्रश्न। इसमें हमने साइंस के 2 प्रश्न रखे हैं, हिस्ट्री के रखे हैं, ज्योग्राफी के रखे हैं। मतलब मोस्टली हमारा प्रयास होता है कि हम हर एक सब्जेक्ट को टच करें। ठीक है, जिससे आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाए। ठीक है, पहला प्रश्न है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? माइक्रोन होती है, नैनोमीटर होती है, एंगस्ट्रॉम या फर्मीमीटर होती है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जितने भी ये ऑप्शन हैं सारे लंबाई के मात्रक हैं। ठीक है, और फर्मीमीटर का मान मैंने आपको पहले बता रखा था, इससे पहले वाले जो वीडियो उसमें आप देखेंगे तो फर्मीमीटर की मैंने उसमें डिस्कशन की हुई है। अब बात करते हैं फर्मीमीटर का मान कितना होता है। ये होता है 10⁻⁻15। ठीक है, बात करते हैं एंगस्ट्रॉम की। सो एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 होता है, -10। ठीक है, बात करते हैं नैनोमीटर की। सो 10⁻⁹ नैनो से 9 आप कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, 10⁻⁹। बात करते हैं माइक्रोन की। सो 10⁻⁻6। अब आप इजीली इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं कि इनमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए जो सबसे सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, फर्मीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। सो जब तक आप इसका आंसर गेस करेंगे मैं इनके जो एडिशनल फैक्ट हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। ठीक है, एडिशनली कई बार क्वेश्चन पूछता है जीरोथैल्मिया। सो जीरोथैल्मिया क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं अश्रु अल्पता। बेसिकली क्या होता है कि उसकी कमी से आंखों में आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, तो वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। सो बेसिकली जब भी विटामिन ए से संबंधित कोई रोग होगा तो वो आंखों से संबंधित ही होगा। ठीक है, और उसका रासायनिक नाम भी रेटिनॉल है। ठीक है, आप इसे रेटिना से रिलेट कर सकते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, आंवला या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, और स्कर्वी रोग बेसिकली क्या है? स्कर्वी रोग में मसूड़े सूज जाते हैं और उसमें मसूड़ों से खून निकलता है। विटामिन ई सुंदरता का विटामिन, या फिर इसे प्रजनन का विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है टेकोफेरॉल है, टेकोफेरॉल। ठीक है, और इसकी जो डिफिशियंसी से कमी आप समझ सकते हैं कि लाइक सुंदरता का विटामिन, तो इस जो हमारी बॉडी की स्किन है वो रूखी हो जाती है। विटामिन के की बात करते हैं। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है नेफ्ताक्विनॉल है, और ये बेसिकली क्या है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है, रक्त में थक्का जमाने में ये काम आता है। ठीक है, अब ये हो गया एडिशनल फैक्ट। अच्छा हाँ, अभी बात करते हैं इसके आंसर की। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी। एडिशनली विटामिन सी से 1-2 क्वेश्चन और पूछता है कि लाइक कौन सा विटामिन हमारे पेशाब में अवेलेबल होता है? तो विटामिन सी होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने से खत्म हो जाता है? तो उसके लिए जो ऑप्शन होगा विटामिन सी ही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
इतने फैक्ट यहाँ से बनते हैं और यही मैक्सिमम अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम यही क्वेश्चन रिपीटेड भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ललितपुर बांध किस नदी पे स्थित है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखिए तो पहला ऑप्शन है शाहजाद नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, घाघरा नदी। ठीक है, तो इसका आंसर काफ़ी इजी है, ललितपुर बांध जो कि ललितपुर ज़िले में है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो तो पहले हम बात करते हैं इन जो नदियां हैं, इन नदियों की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देंगे। शहजाद नदी जो है वो जामनी, हाँ सॉरी दिमाग से निकल गया, जामनी नदी की ट्रिब्यूटरी है, जामनी नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और बात करते हैं चंबल नदी। तो चंबल नदी को आप सभी जानते होंगे, जनापाव इंदौर के पास जनापाव पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम पूछा जाता है। बेतवा नदी की बात करते हैं तो बेतवा नदी को हम वेत्रवती नदी भी कहते हैं और इसका उद्गम विंध्य क्षेत्र से होता है। ठीक है, विंध्य क्षेत्र से, ठीक है, विंध्य क्षेत्र से होता है। अगर पर्टिकुलर कोई ज़िले की बात करें तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला है, वहाँ से बेतवा नदी निकलती है। घाघरा नदी या घग्गर नदी से पूछता है कि किस नदी को अयोध्या के पास सरयू नदी के नाम से बुलाते हैं, तो उसके लिए जो आंसर होगा घाघरा नदी होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न के आंसर की। ठीक है, तो ललितपुर बांध बेसिकली कहाँ पे है, किस नदी पे है, तो शाहजाद नदी पे है। ठीक है, अब ललितपुर से संबंधित एक दो चीज़ें पूछता है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला, एकमात्र जिला जहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, U-235 पाया जाता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। तो उसके लिए जो आंसर होगा ललितपुर होगा। ठीक है, हाँ इतने ही एडिशनल फैक्ट बनते हैं। बेतवा नदी से एक फैक्ट और बनता है कि बेतवा नदी से पूछता है कि माता टीला बांध किस नदी पे है या फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध, दोनों एक ही हैं। बेसिकली उसका जो पहले नाम था माता टीला बांध था, अब उसका नाम चेंज करके रानी लक्ष्मीबाई बांध कर दिया गया है। ठीक है, सो बेतवा नदी पे, और उसकी स्थिति क्या है, झांसी। इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से ज़्यादा इसके जो ऑप्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्धनता का दुष्चक्र की संकल्पना किसने दी है। ठीक है, सो ऑप्शन की हम बात करते हैं। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ बेसिकली फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, जेके मेहता की बात करते हैं। जेके मेहता, इन्होंने अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अर्थशास्त्र को अपने एक अलग तरीके से ही समझाया। इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है आवश्यकता विहीनता का विज्ञान है। ठीक है, एडम स्मिथ से हाँ इनकी बुक पूछता है वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, प्रोफेसर नर्कसे की बात करते हैं। सो प्रोफेसर नर्कसे ने ही ये सिद्धांत दिया, तो इसका जो सही ऑप्शन है प्रोफेसर नर्कसे, ऑप्शन नंबर सी है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, रैगनर फिर्स्क। तो आप सभी को मालूम है कि 1969 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सो 1969 में बेसिकली क्या हुआ, तो इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये मेल हैं। लास्ट ईयर जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि पहला नोबेल पुरस्कार किस फीमेल को दिया गया, तो उसका जो आंसर है एलेनोर एस्ट्रॉम। एलेनोर एस्ट्रॉम। ठीक है, उसका जो ऑप्शन है एलेनोर एस्ट्रॉम है। ठीक है ना, तो इतने फैक्ट बनते हैं। और हाँ, सेकंड किसको दिया गया तो आप सभी जानते हैं, एस्थर डुफ्लो, जो कि अभिजीत बनर्जी की वाइफ हैं। ठीक है, 2019 में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, एस्थर डुफ्लो 2019 इकोनॉमिक्स का नोबेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की साक्षरता दर रही। सो इसमें जो ऑप्शन है 73.3%, 74.4%, 75% 4%, एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज 77%, 77.9%। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 74.4%। ठीक है, बात करते हैं मेल और फीमेल लिटरेसी की बात को अलग अलग सेग्रीगेट करें। सो मेल लिटरेसी थी 75%, 75.3%, और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल थी 53.7%। ठीक है ना, अगर इनके बीच की डिफिशियंसी आप देखें तो डिफिशियंसी कितनी है, 21.6% है। 21.6% इनके बीच का जो गैप है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारत में ऑलमोस्ट अगर सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर कहाँ पे है तो उसके लिए केरल आता है, ऑलमोस्ट 94%। सबसे कम आता है बिहार। बिहार में कितनी है, सो ऑलमोस्ट अराउंड 63% है। ठीक है, सो केरल और बिहार आप याद रखेंगे।
ठीक है, इस क्वेश्चन से इतने प्रश्न बनते हैं एडिशनल, और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी 74.4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और नीति आयोग के CEO। तो इसका सबसे इजी आंसर है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। ठीक है, आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। मानव संसाधन मंत्री कौन से हैं? तो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। और नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांत। ठीक है ना, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? अमिताभ कांत हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से एडिशनल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। और एक अच्छा क्वेश्चन है, इतिहास के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन कहा जाएगा ये। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे और बाल गंगाधर तिलक। तो महात्मा गांधी से संबंधित हमने एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं वो पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, आई होप आपने गेस किया होगा। ठीक है, एडिशनली एक चीज़ कहूँगा कि जितने भी आंसर आपके सही होते हैं आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, कमेंट में लिखने के कोई चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें मालूम पड़ जाए कि हमारी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं, या अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो एटलीस्ट वीडियो को 2 बार देखिएगा। ठीक है, उससे नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो चाहे करंट अफेयर्स का वीडियो हो या फिर हमारे GS के वीडियो हो। ठीक है, अगले वीडियो लाइक UP टेट या सुपर टेट से संबंधित वीडियो भी हम लाएंगे, बट उसके लिए आपका सपोर्ट जरूरी है। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितना अधिक आप सपोर्ट करेंगे उतना अधिक सपोर्ट आप मेरी तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका आंसर है महादेव गोविंद रानडे। इनको महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ठीक है, एडिशनली एक अच्छा फैक्ट है, महाराष्ट्र का सुकरात इनको बोला जाता है। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले की बात करते हैं तो इन्हें गोल्ड स्टोन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गोल्ड स्टोन ऑफ इंडिया, ठीक है ना, गोल्ड स्टोन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतने फैक्ट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन, मोपला आंदोलन, बहावी आंदोलन और अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, तो बात करते हैं हर एक ऑप्शन की, ऑप्शन वाइज चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में, और ये टर्की के खलीफा थे, उनके अगेंस्ट में अंग्रेज़ों के जो दुर्व्यवहार था उसके फलस्वरूप यहाँ पे इंडिया में शुरू हुआ था। ठीक है, बात करते हैं मोपला विद्रोह की। मोपला विद्रोह केरल में शुरू हुआ था 1921 में शुरू हुआ था, और ये किसान और ज़मींदारों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। बात करते हैं बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1828 में हुआ था, और कब तक चला था? 1888 तक चला था। ठीक है, ये बेसिकली एक धार्मिक आंदोलन था जो कि धर्म से संबंधित बुराइयां जो थी उन पे इनका प्रहार करना था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन अलीगढ़ आंदोलन। सो अलीगढ़ आंदोलन जो है बेसिकली 1875 में स्टार्ट हुआ, 1875 में स्टार्ट हुआ था, और ये सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बहावी आंदोलन। ठीक है, बहावी आंदोलन बेसिकली ये मूलतः धार्मिक था, बट आने वाले टाइम पे इसका जो है प्रभाव था वो राजनीतिक भी हो गया था। ठीक है, एडिशनली कुछ इतिहासकार इनको मानते हैं कि जो 1857 का हमारा स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध है, प्रथम विद्रोह है, ये आंदोलन उससे भी ज़्यादा प्रभावी था। ठीक है ना, सो बहावी आंदोलन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न से जो जलधारा संबंधी एडिशनल फैक्ट हैं वो हम सारे आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शन है, क्यूरोसियो जलधारा जो कि जापान के आसपास चलती है, अगुलहास जलधारा जो कि अफ्रीका के पास में चलती है, गल्फ स्ट्रीम जो कि अमेरिका के पास में चलती है, और क्यूराइल जलधारा। ठीक है, क्यूराइल जलधारा बेसिकली ये जापान के पास चलती है। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर होगा, मैं आंसर बता देता हूँ, उसके बाद जो एडिशनल फैक्ट होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब अगर आपको महासागरीय जलधारा कवर करना है और बिना आप मैप पे करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैंने मैप यहाँ पे लगा रखा है। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, आपको समझाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन वाइज चलेंगे।
अगुलास जलधारा आप देख सकते हो, ये मोजाम्बिक द्वीप है। मोजाम्बिक द्वीप के जस्ट इस साइड से चलती है, ठीक है। तो यहाँ से जो जलधारा निकलती है उसको अगुलास जलधारा बोलते हैं, ठीक है। और ये जलधारा 2 भागों में विभाजित होती है। तो इधर जो आती है वो मोजाम्बिक जलधारा कहलाती है और इधर जो आती है ये अगुलास जलधारा है, ठीक है। वेंगुला एक होती है, वेंगुला जलधारा इस साइड होती है, ठीक है ना। यानी अफ्रीका के पूर्वी तट पर अगुलास जलधारा और पश्चिमी तट पर वेंगुला जलधारा, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम बेसिकली एंटिलीज और फ्लोरिडा जलधारा मिलके बनती है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। एंटिलीज जलधारा इधर से आती है और फ्लोरिडा जलधारा, फ्लोरिडा की जो लोकेशन है अमेरिका में यहाँ पे है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मिलकर गल्फ स्ट्रीम में आती है और ये सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा है, ठीक है ना। एक चीज़ आपको ये नोट करना फैक्ट कि ये सबसे तेज़ बहने वाली जलधारा है, ठीक है। एडिशनली आप कह सकते हो, नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखो क्यूरोसियो जलधारा की, तो क्यूरोसियो जलधारा यहाँ पे चलती है जापान के आसपास, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्यूरोसियो की लोकेशन है, ठीक है। अब बात करते हैं लेब्राडोर जलधारा, कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेब्राडोर है, चलती है बैफिन की खाड़ी यहाँ पे पड़ती है, ऐसे आती है, ठीक है। बैफिन की खाड़ी से निकलती है लेब्राडोर जलधारा। कनारी जलधारा बेसिकली आप ये कह सकते हो कि यूरोप के किनारे से चलती है, ठीक है। कनारी और किनारे, ठीक है, यहाँ से चलती है। और एडिशनली आप ये जान सकते हो कनारी जलधारा जो है वो विंड ड्रिवन है, यानी हवा के द्वारा चलाई जाती है जलधारा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फॉकलैंड जलधारा बेसिकली ब्राज़ील और ये फॉकलैंड जलधारा, ठीक है। फॉकलैंड जलधारा ठंडी इधर से आती है, ठीक है, यहाँ मिलती हैं ये दोनों, ठीक है, फिर ऐसे चलता है, ठीक है। सो फॉकलैंड जलधारा हो गई और ये ब्राज़ील जलधारा हो गई, ठीक है। फॉकलैंड ठंडी है और ब्राज़ील गर्म है। अब बात करते हैं वेंगुला की। वेंगुला का हम डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओयाशियो जलधारा बेसिकली इधर से आती है जापान की, ठीक है। यहाँ ये जो जलधारा है ओयाशियो जलधारा है, ठीक है। क्यूराइल जलधारा बेसिकली ऐसे जाती है, ठीक है, प्रशांत महासागर की जलधारा है, ठीक है। कैलिफोर्निया की लोकेशन आपको सभी को मालूम है कि यूएसए का एक स्टेट है जो कि यहाँ पड़ता है, ठीक है। सो जलधारा ऐसे चलती है, ठीक है, ये कैलिफोर्निया जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है पेरू जलधारा, या फिर पेरू जलधारा को ही हम्बोल्ट जलधारा बोलते हैं। पेरू की लोकेशन कहाँ पे है? पेरू की लोकेशन यहाँ पर पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में। सो ऐसे चलती है धारा, ठीक है। हम्बोल्ट एक बहुत बड़े भूगोल वेता थे, उनके नाम से इस जलधारा का नाम रखा गया है, ठीक है। इतने एडिशनल फैक्ट बनते हैं, आप देख सकते हैं कि हमने जलधारा संबंधित शायद ही कोई प्रश्न छोड़ा हो, ठीक है ना। अब अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे, जलधारा संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो आप उसे अटैम्प्ट ही कर देंगे, ठीक है। भले ही ये जरूरी नहीं कि जो हम बता रहे हैं वही आए, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है इन सब चीज़ों से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है? इधर जो हमने दे रखे हैं वो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और इधर राज्य हैं, ठीक है। सो बात करते हैं सिमलीपाल उड़ीसा में। जी हाँ, बिल्कुल सही है, उड़ीसा में ही है सिमलीपाल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। नोकरेक मेघालय में, ये भी बिल्कुल सही है। अगस्तमलाई केरल में, ये भी सही है। कंचनजंगा हिमाचल में ना होकर के ये सिक्किम में है, ठीक है। अब बात करते हैं कंचनजंगा को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ठीक है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों ये हमारे सीरीज़ का आखिरी प्रश्न था और मुझे ऐसा लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा। एंजॉय के साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को पूरा आपने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।